13वीं मंजिल। हर शहर में एक ऐसा कोना होता है जहां लोग जाते तो हैं लेकिन लौट कर नहीं आते। कुछ इमारतें पुरानी नहीं होती लेकिन उनका अतीत सदियों पुराना होता है। ये कहानी एक ऐसी इमारत की है जहां 13वीं मंजिल कभी बनी ही नहीं, लेकिन लोग आज भी वहां से आवाजें सुनते हैं, चीखें, फुसफुसाहटें और दरवाजे की हल्की दस्तक। क्या हो अगर आपको कोई ये कहे कि उस मंजिल पर कोई नहीं रहता, लेकिन कोई हर रात खिड़की से झांकता है? क्या आप जाकर देखेंगे या वो पहले ही आपको देख चुका है? तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। विक्रांत एक महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट था जिसे हाल ही में दिल्ली की एक पॉश लोकेशन में बनी स्काई एज रेजिडेंसी का इंटीरियर डिजाइन करने का प्रोजेक्ट मिला था। ये इमारत बिल्कुल नई थी, आधुनिक तकनीक से बनी 20 मंजिल ऊंची। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी लिफ्ट में बटन 1 से 12 और फिर सीधे 14 से 20 तक थे, यानी 13वीं मंजिल थी ही नहीं। जब उसने बिल्डिंग मैनेजर से पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, लोग 13 नंबर से डरते हैं सर, इसलिए छोड़ देते हैं। पर एक दिन जब विक्रांत रात को बिल्डिंग का सर्वे कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि 12वीं मंजिल के बाद लिफ्ट थोड़ी देर को रुकती है, मानो कोई अदृश्य मंजिल हो। अगले ही दिन उसने सिक्योरिटी फुटेज निकलवाया तो देखा लिफ्ट 3 सेकंड के लिए 12वीं और 14वीं मंजिल के बीच रुकती थी और उन 3 सेकंड्स में दरवाजा हल्का सा खुलता था। और सबसे डरावनी बात, बाहर कोई खड़ा होता था, चेहरा नहीं दिखता था, बस एक परछाई। विक्रांत को वो परछाई चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि अगली रात लिफ्ट में खुद जाएगा और नोटिस करेगा कि 12वीं और 14वीं मंजिल के बीच क्या होता है। अगली शाम 11:50 बजे वो बिल्डिंग में घुसा, अपनी फाइलें एक बैग में रखी और सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ गया। गार्ड ने पूछा, इतनी देर से सर? विक्रांत ने बस मुस्कुराकर कहा, थोड़ा एक्स्ट्रा काम है। लेकिन दिल उसके सीने में तेजी से धड़क रहा था। जब उसने लिफ्ट में कदम रखा और बटन 20 दबाया तो सब सामान्य था, पर जैसे ही 12 पार हुई, लाइट हल्की सी झपकी, लिफ्ट रुक गई, दरवाजे आधे खुले और विक्रांत को कुछ महसूस हुआ। एक ठंडी सांस उसके कानों के पास। उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन कर दिया, लेकिन कुछ दिखा नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बहुत पास खड़ी है। और फिर दरवाजे बिना कमान के बंद हो गए। लिफ्ट सीधे 14 पर पहुंची। विक्रांत डर के मारे पसीने में भीग चुका था। वो समझ चुका था यहाँ कुछ है जो 13वीं मंजिल पर मौजूद है, पर कोई उसे मानता नहीं। अगली सुबह विक्रांत ने उस बिल्डिंग के पुराने प्लान्स और निर्माण रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। उसने जो फाइल निकाली उसमें लिखा था कि शुरुआती डिजाइन में 13वीं मंजिल पूरी तरह मौजूद थी, फ्लोर प्लान, फ्लैट नंबर, इंटीरियर सब। लेकिन आखिरी दस्तावेज में अचानक 13वां फ्लोर रद्द कर दिया गया था। कोई कारण नहीं लिखा गया था। वह नगर निगम के दफ्तर पहुंचा और रिकॉर्ड खंगालने लगा। वहां एक बूढ़ा क्लर्क था, राम स्वरूप, जो पिछले 30 साल से वहां काम कर रहा था। उसने विक्रांत को देखते ही कहा, तुम स्काई एज वाले हो ना? फिर कोई आ गया उस मंजिल का पीछा करने। विक्रांत चौंका। आपको कैसे पता? राम स्वरूप ने धीमे स्वर में कहा, उस मंजिल पर कुछ है जो नीम के साथ ही दफन किया गया था। वो फ्लोर कभी हटाया नहीं गया, बस लोगों की आंखों से छुपा दिया गया। वो आगे बोला, 13 नंबर की वो मंजिल आज भी है, लेकिन सिर्फ वो लोग उसे देख सकते हैं जो उसे खोजने की कोशिश करते हैं। विक्रांत की रूह कांप उठी। क्या आपने कभी देखा है? रामस्वरूप ने आंखें झुका ली। मैंने तो अपनी बेटी खो दी थी उसी में। अब यह सिर्फ एक पेशेवर जिज्ञासा नहीं थी, अब यह एक व्यक्तिगत जंग बन चुकी थी। विक्रांत हर रात बिल्डिंग के अलग अलग कैमरे चेक करता और हर बार 12 और 14 के बीच की उसी रुकावट को पाता, लेकिन कैमरे में कोई चेहरा कभी नहीं दिखता, बस कभी कभी एक परछाई जो लिफ्ट की दीवार पर ठहरी होती। एक रात उसने हिम्मत कर एक छोटा सा सीसीटीवी लिफ्ट के अंदर छुपाकर फिट कर दिया। उसके बाद जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो दिल दहला देने वाला था। रात के 1:12 पर लिफ्ट 12 से ऊपर गई और फिर धीमे से रुकी। कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो किसी भी इंसान को डर के मारे पागल कर सकता था। एक लड़की सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर बिखरे, लिफ्ट के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और होठों पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। उसने लिफ्ट के अंदर झांका जैसे उसे पता था कि कोई देख रहा है। फिर उसने धीरे धीरे मुड़कर लिफ्ट की दीवार पर खून से कुछ लिखा, मुझे अभी भी
दर्द होता है। और अगली ही सेकंड में वो गायब हो गई। दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर बढ़ गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विक्रांत अब पूरी तरह इस मंजिल के रहस्य में उलझ चुका था। उसने तय किया कि वो अब उसी फ्लोर पर फिजिकली जाएगा, चाहे जो हो। पर 13वीं मंजिल पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। लिफ्ट में बटन नहीं, सीढ़ियां 12 से 14 तक सीधे जाती थी। लेकिन उस रात उसे एक सपना आया। उसमें वही लड़की आई, सफेद साड़ी में, खून से सना चेहरा और आंखों में कोई प्यास। उसने कहा, अगर जानना है मेरा सच तो पीछे वाले सर्विस स्टेयर से आओ, जहां कोई नहीं जाता। सुबह होते ही विक्रांत सर्विस एरिया में गया। वहां धूल भरी एक पुरानी सीढ़ी थी, टूटी फूटी, लेकिन ठीक 12 और 14 के बीच एक छोटा दरवाजा दिखा। उस पर ताला था, लेकिन जंग लगा हुआ। उसने एक लोहे की छड़ से ताला तोड़ा और दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, घुप अंधेरा। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और फर्श पर टूटी चूड़ियां, जैसे यहां कोई जबरदस्ती लाई गई हो और कभी लौट ना पाई हो। विक्रांत ने मोबाइल का टॉर्च जलाया और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, दरवाजा पीछे से खटाक करके बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही विक्रांत की सांसें थमसी गईं। उसने तुरंत मुड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद हो चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। वहां अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी बच्चे ने डरते डरते बनाए हों। काले कोयले से खींची गई आकृतियां, एक महिला को घसीटते हुए कुछ लोग, दीवारों से बहता खून और सबसे नीचे लिखा था, तेरा नाम अब यहाँ लिखा जाएगा। विक्रांत का हाथ कांपने लगा। तभी एक फुसफुसाती आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? उसने तुरंत टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अब वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, जो इस छुपी हुई मंजिल की ओर जाती थीं। दीवारें सड़ी हुई सी लग रही थीं और हर कदम पर चूड़ियों की आवाज आती, जैसे कोई अदृश्य स्त्री उसके पीछे चल रही हो। फिर उसे एक खुला दरवाजा मिला, लकड़ी का, जर्जर और सड़ा हुआ। उस पर लिखा था, फ्लैट नंबर 13A। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर एक कमरा था, बिल्कुल पुरानी हवेली जैसा। लकड़ी की अलमारी, झूला और दीवार पर एक पुराना फोटो फ्रेम, जिसमें एक छोटी बच्ची और एक औरत थी। और फिर फ्रेम से उस औरत की आंखें धीरे धीरे हिलने लगीं। वो उसे देख रही थी। विक्रांत की रूह कांप गई। वो फोटो अब तस्वीर नहीं लग रही थी, जैसे उसमें से कुछ निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसने जल्दी से टॉर्च दूसरी ओर घुमाई और कमरे के कोने में देखा, जहां एक झूला धीरे धीरे हिल रहा था, बिना किसी हवा के। झूले के नीचे एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, खून में सनी हुई। वो जैसे ही आगे बढ़ा, दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, जैसे बर्फ की लहर फैल रही हो। और फिर एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजी, वो मुझे जिंदा जला दिए, मेरी बच्ची भी। कमरे की दीवारें हिलने लगी, अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से ढेर सारे पुराने कागज गिरने लगे। विक्रांत ने उन्हें उठाया। वो सब पुलिस रिपोर्ट्स और अखबार की कतरनें थी। हेडलाइंस में लिखा था, मकान नंबर 13A में औरत को जिंदा जलाया गया, हत्या या आत्मदाह, बेटी लापता, शव नहीं मिला, फ्लोर 13 को बंद करने का आदेश। विक्रांत समझ गया कि यह कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक बदला था, एक मां का बदला, जिसे कभी इंसाफ नहीं मिला। और वो आज भी उस 13वीं मंजिल पर अपने और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही थी। कमरे में अचानक सब शांत हो गया, इतना शांत कि विक्रांत को अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। तभी झूले के पास बैठी वो गुड़िया खुद ब खुद खिसकने लगी और अलमारी की ओर लुढ़क गई, जैसे उसे कोई बुला रहा हो। विक्रांत ने धीमे से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी कमरे में एक बच्ची की हल्की सी हांसी गूंजी। अब तुम हमारे साथ रहोगे ना? विक्रांत पलटा और देखा, वहां एक 6 साल की बच्ची खड़ी थी, नीली फ्रॉक में, बिखरे बाल, लेकिन आंखें काली, गहरी, खाली। उसने कहा, माँ कहती हैं, जो हमारी मंजिल देख ले वो लौट नहीं सकता। और फिर दीवार पर से खून बहने लगा। दरवाजे की चौखट पर अचानक हाथों के निशान उभरने लगे,
जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा पीटा हो, छटपटाया हो और मर गया हो। कमरे के फर्श पर एक जगह ढह गई और एक गड्ढा बन गया जिसमें से धुआं उठ रहा था। बच्ची ने उसकी ओर इशारा किया, नीचे जाओ, वो वहां इंतजार कर रही हैं। विक्रांत ने हिम्मत करके कहा, तुम क्या चाहती हो? बच्ची बोली, बस हमारा नाम फिर से जिंदा करना। माँ कहती हैं दुनिया ने हमें भुला दिया है। और उसी पल झूला पूरी ताकत से घूमने लगा और कमरे में चीजें उड़ने लगी। अगले ही पल एक डरावनी गर्जना पूरे कमरे में गूंजने लगी, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। दीवारें अब पिघलने लगी थीं और फर्श के नीचे से लाल रोशनी फैल रही थी। विक्रांत समझ गया, ये सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये एक दरवाजा है नरक की ओर। बच्ची अब गड्ढे के किनारे खड़ी थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने विक्रांत से कहा, माए ने कहा था कोई तो आएगा, कोई जो हमारी कहानी पूरी करेगा। विक्रांत ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारी मां को किसने जलाया? बच्ची की आवाज ठंडी थी। जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, उन्होंने मां को जिंदा जला दिया, क्योंकि मां ने उनका काला सच देखा था। वो यहाँ तांत्रिक क्रिया करते थे। मां ने विरोध किया और उन्हें खत्म कर दिया गया। सबूत मिटाने के लिए 13वीं मंजिल को हटा दिया। अब तक विक्रांत के चारों ओर अंधकार गहरा हो चुका था। गड्ढे से एक साया निकलकर बाहर आया। वही औरत, जलती हुई लेकिन अब भी खड़ी। उसका चेहरा जला हुआ पर आंखें जिंदा। उसने कहा, अब तुम हमारे साक्षी बनोगे। और विक्रांत के शरीर पर लकीरें उभरने लगीं, जैसे कोई उसे अपने पास खींच रहा हो। विक्रांत की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। जलती औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ फर्श पिघलता जा रहा था और उसके आसपास की दीवारों पर विक्रांत का नाम खून से लिखा जा रहा था। विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत। वो औरत अब उसके सामने थी। उसकी जली हुई उंगलियां विक्रांत के चेहरे को छू रही थीं। जलन इतनी ज्यादा थी कि उसका शरीर तड़पने लगा। उसने कहा, अब तू ही गवाह बनेगा इस मंजिल की सच्चाई का। तू ही बताएगा दुनिया को हम क्या थे, वरना तू भी यहीं रहेगा हमारी तरह। विक्रांत ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, मैं कहूंगा सबको सब कुछ बताऊंगा। तभी बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो जा। एक जोर की चीख के साथ गड्ढा बंद हो गया। दरवाजा अपने आप खुला और विक्रांत बेहोश होकर बाहर की ओर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वो बिल्डिंग के बाहर पार्किंग में पड़ा था। गार्ड दौड़ा आया। सर, आप यहाँ कैसे? आपने तो लिफ्ट ही नहीं ली थी। विक्रांत कुछ नहीं बोल पाया। उसकी शर्ट पर खून से लिखा था, 13वीं मंजिल अभी भी जिंदा है। विक्रांत का शरीर कांप रहा था, लेकिन वो जानता था जो उसने देखा वो कोई सपना नहीं था। उसकी हथेली पर अब भी वो जले हुए निशान मौजूद थे। पुलिस थाने जाकर वो सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन किसे यकीन आता। एक मंजिल जो सरकारी नक्शे में ही नहीं है, एक औरत जो जिंदा जलाई गई, लेकिन उसका केस कभी दर्ज नहीं हुआ। वो घर लौटा और अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करने लगा। उसकी कॉलर पर लगे माइक्रोफोन ने सारी बातें रिकॉर्ड की थी। लड़की की आवाज, दरवाजे की आवाजें और वो चीखें, सब कुछ। उसने एक यूट्यूब वीडियो बनाया और नाम रखा 13th फ्लोर के आसच, एक्सक्लूसिव रियल हॉरर स्टोरी। वीडियो रातों रात वायरल हो गया। लाखों लोग वीडियो को शेयर करने लगे और हर किसी का एक ही सवाल था, क्या 13वीं मंजिल वाकई में मौजूद है? लेकिन वीडियो के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जो लोग वीडियो देख रहे थे, उन्हें नींद में वही बच्ची दिखने लगी। कुछ ने कहा कि उन्होंने खून से सना फ्रेम अपने कमरे में देखा। एक युवक ने तो डर के मारे खुद को घर में बंद कर लिया। और विक्रांत, वो अब हर रोज एक ही सपना देखता। एक जली हुई औरत उसे पुकार रही है और कह रही है, अब तू मेरा है। एक दिन सुबह विक्रांत को एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। हेलो विक्रांत। वो आवाज बहुत धीमी और गहराई से भरी हुई थी। हमें पता है तुमने क्या किया है। तुमने वो दरवाजा फिर से खोल दिया जिसे बंद करने में हमें बरसों लग गए थे। वो घबरा गया। आप कौन बोल रहे हैं? हम वही हैं जिन्होंने 13वीं मंजिल को दफन किया था।
पर अब सब कुछ फिर से सामने आ जाएगा। तुम्हें रुकना होगा। विक्रांत समझ गया ये बिल्डिंग के असली गुनहगार हैं। उन्हीं लोगों ने औरत को मारा था और अब उसे चुप कराना चाहते थे। विक्रांत ने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। उस पर खून से लिखा एक संदेश उभरा, इतना मत सोच, नहीं तो तू भी उनके साथ जल जाएगा। उसी शाम उसके कमरे की दीवारों पर फिर से वही तस्वीरें उभरने लगी, वही औरत, वही बच्ची, और अब उनके बीच में विक्रांत की तस्वीर भी थी। उसने समझ लिया अब वो सिर्फ एक गवाह नहीं, इस कहानी का हिस्सा बन चुका है। रात करीब 2 बजे विक्रांत अपने कमरे में बैठा था जब बिजली अचानक चली गई। मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और देखा दरवाजे के पीछे एक परछाई खड़ी थी। वो लड़की की थी, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती मरोड़ दी हो। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आई और फुसफुसाई, क्यों? सबको दिखाया। कमरे में फिर से वही आवाज गूंजी, तेरा नाम अब मिटा दिया जाएगा। टेबल पर रखा लैपटॉप अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। एक क्लिप जिसमें विक्रांत 13वीं मंजिल पर घुसते दिख रहा था, लेकिन क्लिप में कुछ नया था। पीछे पीछे एक और आदमी जा रहा था जो असल में वहां नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ था और हाथ में कुल्हाड़ी थी। वीडियो रुका। स्क्रीन पर एक लिखा आया, अब तू बच नहीं सकता। विक्रांत ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और रिकॉर्डिंग चालू की। वो कैमरे के सामने आया और बोला, अगर मैं कल सुबह तक जिंदा न रहा तो जान लो, इस बिल्डिंग में जो हुआ था वो सब कुछ सच्चा था। मैं अकेला नहीं हूं अब। सुबह होते ही विक्रांत एक नामी पत्रकार से मिलने गया, रिया मल्होत्रा। वो भी रहस्यमयी मामलों की विशेषज्ञ थी और कई एक्सपोज्ड कर चुकी थी। उसने सारा फुटेज और रिकॉर्डिंग उसे दी। रिया ने सारी जानकारी देखने के बाद कहा, यह सब बहुत बड़ा है, शायद इस बिल्डिंग में सच में कुछ छुपाया गया है। उन्हें एक नक्शा मिला, बिल्डिंग का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट। उसमें साफ लिखा था 13th फ्लोर, रिस्ट्रिक्टेड रिचुअल हॉल। रिया बोली, ये तांत्रिक हॉल था जहां काली क्रिया होती थी और उसी में किसी महिला ने जब विरोध किया तो उसे मार डाला गया। अब दोनों ने मिलकर तय किया, वापस जाना होगा। इस बार सब रिकॉर्ड होगा। महासकार वो रात को गए, छुपकर बिल्डिंग में घुसे। लिफ्ट चालू नहीं थी तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़े। 12वीं मंजिल के बाद फिर वही अंधकार भरी दीवार। पर रिया ने दीवार पर हाथ फेरा तो दीवार पिघल गई और वही दरवाजा फिर सामने आ गया। उसके ऊपर खून से लिखा था, जो फिर से आए वो फिर कभी जाए नहीं। रिया ने डरते हुए कैमरा ऑन किया और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर दोनों की सांसें थम गईं। पूरा कमरा अब बदल चुका था। चारों तरफ इंसानी हड्डियां पड़ी थीं, दीवारें लाल थीं और बीच में बना था बलि का चबूतरा। फर्श पर तांत्रिक चिन्ह थे, रक्त से बने हुए, और कोने में वही बच्ची बैठी थी, रोती हुई। उसने सर उठाया और कहा, आप हमें छोड़ क्यों नहीं देते? विक्रांत और रिया धीरे धीरे उसके पास गए। बच्ची ने बताया कि उसकी मां को जलाने के बाद तांत्रिकों ने उसे जिंदा इस कमरे में बंद कर दिया था। कई साल तक वो और उसकी मां वहीं मरती रहीं और अब उनकी आत्मा उसी जगह कैद है। रिया ने पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे किया जाए? बच्ची ने इशारा किया, मां का असली नाम सबको बताओ और जो लोग जिम्मेदार थे उन्हें सजा दिलाओ। उसी वक्त कमरे में आग लग गई। दीवारों पर जलती हुई परछाइयां घूमने लगी और दोनों को खींचने लगी। लेकिन रिया ने कैमरा हाथ में कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि अब पूरी दुनिया को देखना था 13वीं मंजिल का सच। 13वीं मंजिल का वो कमरा अब एक जीवित नर्क में बदल चुका था। चारों तरफ आग की लपटें थीं, मगर वो आग गर्म नहीं थी, वो रूह को जलाने वाली आग थी। विक्रांत और रिया ने जैसे तैसे दरवाजे से बाहर छलांग लगाई, मगर तभी उन्हें अपनी पीठ पर खरोंचें महसूस हुईं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे से पकड़ने की कोशिश की हो। रिया ने कैमरा अभी भी चालू रखा था और चिल्लाई, जो भी देख रहा है जान लो, ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है। इस बिल्डिंग में आत्माएं कैद हैं
और इन्हें मुक्ति चाहिए। तभी दोनों को अचानक सामने दीवार पर एक बड़ा चित्र दिखा। एक तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा था और उसके केंद्र में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन गले में एक भारी सोने की चैन और सफेद कुर्ता पहने हुए था। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, ये वही आदमी है जिसने ये सब शुरू किया। शायद ये ही बिल्डर है। और अचानक चित्र से खून टपकने लगा। नीचे जमीन पर लिखा गया, अब तुम्हारी बारी है। एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब दोनों अंदर फंस चुके थे, बिना किसी रास्ते के बाहर निकलने के। कमरे के अंदर की दीवारें अब बदलने लगी थीं। हर दीवार एक अलग भूत की कहानी दिखा रही थी। किसी ने आत्महत्या की थी, किसी को जिंदा गाड़ दिया गया था और किसी को बलि के लिए काटा गया था। विक्रांत और रिया अब समझ चुके थे, 13वीं मंजिल एक कब्रिस्तान नहीं, बलि स्थल था। एक दीवार पर अचानक एक चेहरा उभरा, अधजला मगर जिंदा। वो बोल रहा था, तुमने मेरी बेटी की बात सुनी, अब मेरी सुनो। वो वही औरत थी जिसे जलाया गया था। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसे जिंदा जला दिया गया क्योंकि उसने उस तांत्रिक पूजा का विरोध किया था और बिल्डर ने उसके पति को भी गायब करवा दिया था। उस आदमी का नाम है रघुवीर मेहरा। वही इस बिल्डिंग का असली मालिक था। उसने इस जगह को तांत्रिकों के हवाले कर दिया था और अब वो सब वापस चाहता है। रिया ने तुरंत कैमरे में उसकी बात रिकॉर्ड की, लेकिन तभी जमीन पर दरारें बनने लगीं और एक भयानक हाथ बाहर निकला। अगर तुमने रघुवीर को सजा न दी तो तुम भी यहीं रह जाओगे, हमेशा के लिए। जैसे ही हाथ जमीन से निकला, रिया ने विक्रांत को खींचकर पीछे किया और एक लोहे की छड़ उठाकर उस हाथ पर मारी। चीख सुनाई दी, मगर कोई इंसानी नहीं। वो चीख जैसे गुफा के भीतर गूंज रही हो। तभी कमरे के कोने में एक किताब पड़ी दिखी, बहुत पुरानी, खून से सनी हुई। उसका नाम था कुंडली तंत्र, मृत्यु से परे की शक्ति। रिया ने किताब खोली तो एक मंत्र लिखा था जिससे आत्माओं को मुक्ति मिल सकती थी, मगर एक शर्त के साथ, बलिदान चाहिए। कोई एक जीवित व्यक्ति जो स्वेच्छा से अपनी जान दे ताकि आत्माएं मुक्त हो सकें। विक्रांत और रिया एक दूसरे को देखने लगे। एक भयानक सन्नाटा था। रिया बोली, अगर हमें उन्हें शांति दिलानी है तो हमें यह करना होगा, मगर रघुवीर को सामने लाना जरूरी है। उसी वक्त बिल्डिंग की दीवारों पर फिर से खून से लिखा गया, वो आ रहा है। रिया बोली, कौन? लेकिन जवाब दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ा था, रघुवीर खुद। रघुवीर ने दरवाजा खोला और कमरे में घुसा। वो अब बूढ़ा हो गया था, मगर आंखों में वही लालच और पागलपन था। तुम लोग नहीं समझते, ये 13वीं मंजिल मेरी ताकत का केंद्र है। मैंने इसकी दीवारों में अपने दुश्मनों को दफन किया है और आत्माओं को कैद कर रखा है ताकि मेरी उम्र बढ़ती रहे। रिया ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया और बोली, अब सब लोग देख रहे हैं रघुवीर, तुम्हारा असली चेहरा। रघुवीर हंसा, ये कैमरे नहीं, ये दीवारें मेरी गवाह हैं। तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जाओगे। तभी कमरे में हवा का एक जोरदार झोंका आया और आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। औरतें, बच्चे, अधजली आत्माएं सब एक साथ बाहर निकल आए। उन्होंने रघुवीर को चारों तरफ से घेर लिया। बच्ची की आत्मा बोली, माँ अब जाग चुकी है, अब फैसला तुझ पर होगा। रघुवीर चिल्लाया, मगर आत्माएं अब कैद नहीं थीं। उन्होंने उसे चबूतरे पर धकेल दिया और बलिदान की शुरुआत हुई। रिया और विक्रांत ने अपनी आंखों के सामने देखा, 13वीं मंजिल ने अपना बदला ले लिया। रघुवीर की आत्मा तड़पती रही और फिर जमीन ने उसे निगल लिया। उसकी चीखों से पूरी बिल्डिंग कांप उठी। तभी कमरे का रंग बदलने लगा। दीवारें फिर से सामान्य हो गईं, हड्डियां मिटने लगीं और आत्माओं के चेहरे शांत हो गए। बच्ची ने विक्रांत की ओर देखा और मुस्कुराई, अब हम मुक्त हैं, धन्यवाद। रिया ने कैमरा बंद किया और बोली, अब ये दुनिया जान चुकी है कि 13वीं मंजिल कोई अफवाह नहीं थी,
बिल्डिंग को सरकार ने बंद करवा दिया, मगर हर रात वहां से एक धीमी सी आवाज आती है, शांति मिल गई, मगर ध्यान रखना कोई और दरवाजा फिर न खोल देना। सच्चक मंदिर। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना डरावना अनुभव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अंधेरे से दूर रहें।